अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 10 सेक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज जो है वो हम 165 से लेके 176 तक के जो सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो सेक्शन 165 है वो क्या है? दिस इज अबाउट सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। यानी पुलिस ऑफिसर जो है वो जब तलाशी लेते हैं, सर्च करते हैं किसी चीज को, तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या तरीकाकार दिया हुआ है कोड में। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन और कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंचार्ज ऑफ ए स्टेशन का मतलब है कि या तो ये एसएचओ है या फिर ये क्या है, तफ्तीशी अफसर है। कैन सर्च एनी प्लेस विद इन हिज स्टेशन लिमिट्स इफ ही हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट समथिंग नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज देयर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अदरवाइज विदाउट अनड्यू डिले। और उसको ये लगता है कि इस तलाशी के बगैर जो है उसको कोई चीज, कोई ऐसा सबूत है जो कि बगैर इसके नहीं मिल सकता, ठीक है। चाहे वो आला वारदात हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उसको उस केस के अंदर कोई बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, तो विदाउट एनी डिले वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा, यानी तलाशी ले लेगा उस जगह की। द ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग द ग्राउंड्स फॉर द सर्च एंड स्पेसिफाई द थिंग टू बी सर्च्ड फॉर। ग्राउंड्स मतलब रीजन क्या है और कौन सी चीज ढूंढी जा रही है, ठीक है। एक तो रीजन क्या, मिसाल के तौर पे रीजन ये है कि कत्ल की जो वजह है या तरीकाकार है वो पता नहीं चल रहा, और दूसरी बात यह कि आला कत्ल फाइंड करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये पहले से असर्टन की जाएंगी। एक्सेप्शन क्या है, आइटम्स इन द कस्टडी ऑफ ए बैंक और बैंकर कैन नॉट बी सर्च्ड विदाउट। ऐसा अगर किसी बैंक के पास वो चीजें मौजूद है तो डायरेक्टली उनको सर्च नहीं किया जा सकता। अगर उनको ये लगता है कि उसने आला कत्ल जो है वो बैंक के वॉलेट में रख दिया है तो वो क्या करेंगे, तो या जो लॉकर वगैरह होते हैं वहां रख दिया है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, रिटन परमिशन फ्रॉम सेशन जज फॉर सर्टन ऑफेंसेस। इसमें सेक्शन 403 है, ये डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी फ्रॉड का केस है। 406 है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 408 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सर्वेंट और क्लर्क है, यानी कोई सर्वेंट या क्लर्क अगर कोई फ्रॉड कर देता है। 409 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। 421 से लेके 424 तक है, ये फ्रॉड रिलेटेड केसेस हैं ये भी। 465 से 477 है पीपीसी का, ये फॉर्जरी से रिलेटेड केसेस है। फॉर्ज कर लेते हैं ना, किसी के चेक जो है उस पर जाली साइन कर लेते हैं, उसको फॉर्जरी कहा जाता है। या किसी के जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर्स वगैरह बना लेते हैं, तो ये सारे इस तरह के केसेस हैं। तो फिर क्या होगा, पहले सेशन कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी, सेशन जज से, और उसके बाद ये बैंक को जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिटन परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट और अदर केसेस। अदर केसेस जो है उसके लिए फिर हाई कोर्ट से जो है वो परमिशन लेनी जरूरी है, या फिर और इसमें और भी लिखा हुआ है, या तो फिर सेशन कोर्ट से लेगा, और रिटन परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर अदर केसेस, ठीक है। तो कुछ में जो है वो हाई कोर्ट ने इनको, या जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने जो है वो यहाँ पे बकायदा मेंशन किया हुआ है कि इसके लिए इजाजत जो है वो कहाँ से लेनी है, तो उस सुपीरियर कोर्ट से इजाजत लिए बगैर जो है वो चेक नहीं किया जा सकता। ऑफिसर शुड इफ पॉसिबल कंडक्ट द सर्च पर्सनली। ऑफिसर जो है वो खुद पर्सनली सर्च कंडक्ट करेगा, चाहे वो एसएचओ है या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये नहीं है कि किसी और को भेज दे, किसी कांस्टेबल को भेज दे कि जाओ मेरे बिहाफ पे तुम सर्च करके आ जाओ। इफ द ऑफिसर कैन नॉट कंडक्ट द सर्च ही मे डिप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर गिविंग अ रिटन ऑर्डर स्पेसिफाइंग द प्लेस एंड आइटम। या तो वो खुद करेगा या फिर किसी ऑफिसर को स्पेसिफाई करेगा, कोई रीजनेबल ऑफिसर होगा उसको वो स्पेसिफाई करेगा कि आप जाएं और जाके तलाशी लेके आए, और अगर वहां से ये चीजें मिलती हैं तो फिर वो ले आए जाके। और इसके बाद क्या होता है, सर्च इज अंडर दिस सेक्शन फॉलो जर्नल सर्च प्रोविजन सेक्शन 102 103 एंड सर्च वारंट रूल्स ऑफ द कोड। कहता है सर्च अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत जो सर्च होती है उसमें क्या है, जर्नल रूल्स जो है वो फॉलो होंगे। ये रूल नंबर 102 है, 103 है, ठीक है। एंड सर्च वारंट रूल्स ऑफ दी, ठीक है। सर्च वारंट के जो रूल्स हैं वो भी जो कोड के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे, यानी मिसाल के तौर पे अगर अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर उसके लिए सर्च वारंट वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए जी, रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मस्ट बी सेंट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। जो भी सर्च का रिकॉर्ड है उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आती है ना, वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज जाएंगी कि हमने वहां पे सर्च की, तलाशी ली उनके घर की, और वहां से हमें ये चीजें मिली है। द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च्ड कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द मजिस्ट्रेट मे बी एट ए कॉस्ट अनलेस वेव्ड। अच्छा, अब जो घर का मालिक है या जो ऑक्यूपायर है या वो जो भी वहां पे जिसने रिहाइश इख्तियार की हुई है,
तो वो चाहे तो वो इसकी एक कॉपी ले सकता है कि मेरे घर से क्या क्या चीजें मिली हैं, इन्होंने क्या क्या कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। तो मैजिस्ट्रेट से या तो फिर एक थोड़ी सी फीस होगी उसकी, या फिर अगर जो है वो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको वेव ऑफ भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है। इसके बाद सेक्शन 166। सेक्शन 166 क्या कहता है, मैंने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक पुलिस स्टेशन का एसएचओ दूसरे पुलिस स्टेशन किसी और एरिया के एसएचओ को ये कहता है कि आप जाके जो है वो वहां पे तलाशी लेके आए, ठीक है। सेम डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, और ये आमतौर पर उसको किया जाता है जब फासला दरमियान में ज्यादा हो। A police officer in charge station or an inspector investigating the case या और a sub inspector investigating the case may request another police officer, कोई और एसएचओ वगैरह है in charge of a different station, तो different station का कोई इंचार्ज है सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, टू कंडक्ट अ सर्च दैट ही कुड अदरवाइज कंडक्ट इन हिज ओन स्टेशन। तो उसको कहेगा कि आप मेरी बिहाफ पे आप तलाशी ले लें। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो उसने बहावलपुर में कोई कत्ल किया, तो उसके बाद वो लाहौर चला गया, तो लाहौर में उनको इतला मिली है कि यहाँ पर फलां घर के अंदर वो शख्स जो है वो मौजूद है, या फलां गली के अंदर उसको देखा गया और उसमें फलां घर में घुसते हुए देखा गया। तो अगर आप अभी जो है वो यहाँ पे आके तलाशी ले, छापा मारे, तो ये बंदा पकड़ा जाएगा। तो बजाय इसके कि वो खुद यहाँ से भेजे, बहावलपुर से लाहौर जाने का अच्छा खासा फासला है, तो इन द मीन वाइल वो बंदा हो सकता है वो छोड़ के कहीं और चला जाए, तो वो क्या करेगा कि वहां की जो पुलिस है, वहां का एसएचओ है कंसर्न, उससे वो राब्ता करेगा, उसे कहेगा कि आप वहां पे जो है वो छापा मारें और उस बंदे को सर्च करें। उसके बाद है जी the officer receiving the request must conduct the search according to the section 165 and forward anything found to the requesting officer। तो फिर सेक्शन 165 की तरह बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसकी अपने एरिया के अंदर जुर्म हुआ है, वो वहां पे जाके सर्च करेगा और जो भी से चीजें मिलेंगी वो जो रिक्वेस्टिंग ऑफिसर है, वो जो एसएचओ है या वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है, आईओ है, उसको वो भेज देगा। If delay in requesting another officer might lead to destruction or concealment of the evidence, the first officer may search the other station's place directly if it were in his own limit following, as if it were in his own limit following section 165। अच्छा, बाज का ऐसा होता है कि एसएचओ जो है वो मिसाल के तौर पे थाना, मिसाल फिर वही ले लेते हैं बहावलपुर की, और जो बंदा छुपा हुआ है वो कहाँ पे है, वो है जी लोधरा में। अब बहावलपुर और लोधरा बिल्कुल साथ साथ है, बिल्कुल समझ लेंगे ट्विन सिटीज हैं। अब वहां पे अगर उसको ये लगता है कि अगर मैंने वहां पे इतला दी तो हो सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या डिले की वजह से वो बंदा भाग जाए या कुछ और हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो खुद भी जाके लोधरा में उस बंदे के ऊपर एक्शन ले सकता है और उसको उसी तरह से सर्च करेगा जिस तरह से सेक्शन 165 के तहत जो है उसको इख्तियारात दिए गए हैं। द ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मस्ट इमीडिएटली नोटिफाई द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन वेयर द सर्च टुक प्लेस। ठीक है जी, जब जहां पे ये सर्च की गई है उसके बाद उसके एसएचओ को इन्फॉर्म किया जाएगा, सेंड अ कॉपी ऑफ एनी लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर द सेक्शन 103 एंड सेंड रिकॉर्ड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। एक तो जो है वो लिस्ट जो है वो एसएचओ को दे देगा, और एक उसकी जो डिटेल है वो मजिस्ट्रेट जो कंसर्न है उसके पास भी सबमिट करवा देगा, यानी उस इलाके का जो मजिस्ट्रेट है, जिसका वो एरिया है, जिसकी जुरिस्डिक्शन है, उसको भी उसकी जो कॉपी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि सर यहाँ पे ये चीजें जो है वो सर्च की गई हैं। उसके बाद देखें, द ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ द प्लेस सर्च्ड में ऑन एप्लीकेशन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड सेंट टू द मजिस्ट्रेट मे बी एट कॉस्ट अनलेस वेव्ड। कहते थे ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पे फिर जो वहाँ का ऑनर है उस जगह का, या जो ऑक्युपायर यानी जो किराएदार वगैरह है, उसको जो है वो सारी डिटेल दी जाए कि यहाँ से क्या क्या चीजें आपने बरामद की, ठीक है, और इसकी कोई फीस भी हो सकती है या फिर जो है वो फीस वेव भी की जा सकती है अगर मजिस्ट्रेट चाहे, ठीक है, तो वो इसको वेव भी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 167। प्रोसीजर विद इन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन। एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, यानी गिरफ्तार कर लिया और डिटेन किया गया, यानी हिरासत में रखा हुआ है पुलिस ने, एंड द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर उससे जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, जो कि आमतौर पर नहीं होती। द ऑफिसर इन चार्ज और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है या ऐसे जो है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ है, जो कि आईओ जो है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, हेड कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, एएसआई नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर एसआईयू। वो क्या करेगा, ट्रांसमिट एंट्रीज टू ऑफ द केस टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। वो जो मजिस्ट्रेट है उसके नॉलेज में लेके आएगा, ठीक है, उसको रिपोर्ट सबमिट करेगा एंड फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू दैट मजिस्ट्रेट। और वो जो एक्यूज्ड है, जो मुलजम है, एक्यूज्ड कौन है जी, मुलजम, उसको भी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, जो इलाका मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं। द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज पुलिस कस्टडी फॉर द एक्यूज्ड अप टू 15 डेज। 15 दिन का जो है वो उसको रिमांड दे सकता है कि 15 दिन अपने पास रखें और इसे इन्वेस्टिगेशन करें, वेदर और नॉट द मजिस्ट्रेट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस। चाहे उसके पास जुरिसडिक्शन है
या नहीं है, 15 दिन तक जो है पुलिस कस्टडी की वो इजाजत दे सकता है। इफ द मैजिस्ट्रेट लैक्स जुरिसडिक्शन, अगर मैजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है या फिर वो ये कंसीडर करता है कि फर्दर डिटेंशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो कहता है कि जी पहले आपने एक हफ्ता इसको रखा हुआ है तो अब मजीद डिटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए था कि इतने अरसे में आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लेते, तो अब जो है उसको मजीद मैं इजाजत नहीं दे सकता, ठीक है, तो वो इसको जमानत भी दे सकता है। द अक्यूज्ड कैन फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट हु हैज द जुरिसडिक्शन, या फिर वो ये भी कर सकता है कि जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन है उसके पास भेज देगा कि जी आप फलां मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, उनकी जुरिसडिक्शन है, उनको फैसला करने दें, लेट देम डिसाइड। उसके बाद है जी थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट नॉट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड कैन नॉट ऑथराइज पुलिस कस्टडी। अच्छा जी, ये तो था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। अब सेकंड या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है, उसके पास ये पावर्स नहीं है और ना ही इसको ये पावर्स दी गई हैं। अगर नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि ये किसी भी कस्टडी को ऑथराइज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद है दी मैजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर ऑथराइजिंग डिटेंशन एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द सेशन जज। मैजिस्ट्रेट जो है वो अगर अगर वो इजाजत देता है, ठीक है, अगर रिमांड दे देता है पुलिस को 14 दिन का या 7 दिन का, तो वो फिर साथ उसकी डिटेल भी लिखेगा और सेशन जज को भेजेगा कि मैंने क्यों रिमांड दिया, कौन सी ऐसी रीजन थी जिनकी वजह से मैंने इसका रिमांड दिया है। उसके बाद है जी स्पेशल रूल फॉर फीमेल एक्यूज। अच्छा, कोई फीमेल एक्यूज है, खवातीन मुलजमा है, तो उसके लिए रूल थोड़े से मुख्तलिफ है। क्या पुलिस कस्टडी इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन कत्ल और डकैती। कत्ल का केस है या डकैती का केस है, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। तो विद रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है, तो इसके अलावा पुलिस कस्टडी उसमें उसको नहीं रख सकती। इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन मस्ट बी डन इन प्रिजन इन द प्रेजेंस ऑफ जेल ऑफिसर एंड अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। जो भी उसे इन्वेस्टिगेशन है या इंटेरोगेशन है या पूछताछ है वो कहाँ होगी, वो जेल में होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ जेल ऑफिसर भी वहां पर मौजूद होगा और फीमेल पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होगी। इसके बगैर उसे पूछताछ जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है जी, the prison officer must allow access for interrogation। अच्छा, प्रिजन ऑफिसर जो है ना वो अलाउ करेगा तो आप इंटेरोगेट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। द अक्यूज्ड मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द प्रिजन फॉर इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस मस्ट अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट हु कैन परमिट इट with a female police officer and the accused cannot be kept out between sunset and sunrise। तो सबसे पहले तो फिर यह है कि मजिस्ट्रेट की इजाजत होगी, फिर पुलिस ऑफिसर भी जो है वो भी साथ होगी, और अगर आपने उससे तहकीकात करनी है, यानी कि उसको अगर आपने प्रिजन से निकालना भी है तो भी जो है उसको सूरज ढलने से लेके यानी सनसेट से लेके सनराइज तक, यानी मगरिब से लेके सुबह तक जो है, यानी कि रात के अंधेरे में उसको कहीं नहीं लेके जाया जा सकता, ठीक है। यानी उसको दो जो भी आपने उसे तहकीकात वगैरह करनी है वो किस कब होंगी, दिन की रोशनी में होंगी। उसके बाद है जी सेक्शन 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर who conduct an investigation under this chapter must report the results to the officer in charge of the police station। जिसने भी फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट एसएचओ को सबमिट करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी 169 रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब है जब एविडेंस जो है वो नाकाफी। उसके बाद देखें जी रिलीज ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन है, मुलजम। अगर अगर सबूत जो है वो नाकाफी है तो फिर क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा मुलजम को। इफ आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज और investigating officer finds insufficient evidence or no reasonable suspicion to justify sending the accused to magistrate। अगर उन्होंने इनिशियली ये देखा इन्वेस्टिगेशन करके कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ये बंदा तो है जो बेकसूर है, ऐसे खाम खाम इसको पकड़ के ले आए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज के उसका रिमांड लेने की बजाय, यानी मजीद उसकी जो एक्सटेंशन करने की बजाय, वो उसको जो है वो छोड़ देंगे। द ऑफिसर मस्ट रिलीज द एक्यूज्ड इफ इन कस्टडी, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिहा कर देगा। रिलीज इज ऑन द कंडीशन दैट द अक्यूज्ड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी एज डायरेक्टेड। और फिर उसको इस शर्त के ऊपर जो है वो रिहा किया जाएगा कि वो एक बॉन्ड फर्निश करेगा। बॉन्ड का मतलब ये है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा, अगर आउट ऑफ, मिसाल के तौर पे उसको ये कहा जाता है कि तुमने आउट ऑफ सिटी नहीं जाना और जब बुलाएं तुमने आ जाना है, तो वो अगर आउट ऑफ सिटी जाता है तो फिर उसको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये सारा बॉन्ड पे लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जॉब, बाज बात किस कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि बॉन्ड रिक्वायर्ड करते हैं, तो जब आपको जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसके साथ बॉन्ड की रिक्वायरमेंट भी होती है कि अगर आपने नौकरी करनी है तो इतने साल का बॉन्ड हमारे साथ करें
खासतौर पे जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उन्हें इसका बखूबी आइडिया है। द बॉन्ड रिक्वायर्स द एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर ट्रायल और फर्दर प्रोसीडिंग। तो जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तो फिर उसकी पाबंदी से जब उसको मजिस्ट्रेट बुलाएगा तो वो आएगा और आके अपने बयान रिकॉर्ड करवाएगा या जो भी उसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वो प्रोवाइड करेगा। केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अच्छा, अब एविडेंस जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है, इस सिचुएशन में तो अब जारी बात है, फिर अगर सफिशिएंट है तो फिर उसको भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और उसे मजीद रिमांड लिया जाएगा। इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज फाइंड सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल सस्पिशन ही मस्ट, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड द अक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास बंदे को पेश करेगा, empowered to take cognizance, try और send the accused for trial। उसके बाद है जी, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर ऑफेंस जो है बेलेबल है यानी काबिल जमानत है, एंड द अक्यूज्ड कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, अक्यूज्ड जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, द ऑफिसर मे टेक सिक्योरिटी फॉर द अक्यूज्ड अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड फॉर डेली अटेंडेंस अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। तो वो सिक्योरिटी का मतलब है बॉन्ड उससे साइन करवा सकता है कि वो बाहर शहर से बाहर नहीं जाएगा और जब भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा। उसके बाद क्या है, व्हेन फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड और टेकिंग सिक्योरिटी द ऑफिसर मस्ट आल्सो। अच्छा, अभी जब आप एक्यूज को फॉरवर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास या फिर जो है उसे सिक्योरिटी या श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, सेंड एनी वेपन और आर्टिकल नेसेसरी फॉर द केस टू द मजिस्ट्रेट। अगर उसके ने कोई वेपन वगैरह या आला कत्ल वगैरह भी उससे बरामद हो गया तो आप क्या करें, वो भी जो साथ है वो प्रोवाइड कर दें, तो मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। रिक्वायर द कंप्लेनेंट एंड अदर नेसेसरी विटनेस टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई विटनेस वगैरह भी है, आई विटनेस भी है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे और बताएंगे ये शख्स है जी आई विटनेस जिसके सामने इसने ये काम किया है। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड मस्ट, अगर जिस ऑफिसर के सामने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, ये बंदा शहर से बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये इतने पैसे पे करेगा जुर्माने के तौर पे। डिलीवर अ कॉपी ऑफ द बॉन्ड टू वन ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है, कॉपी जो है उस शख्स को दे दी जाएगी जिस पर्सन ने जो है उस पर साइन किए हैं। जारी बात है, जिसने साइन किए हैं, जो पर्सन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको भी दिए जाएंगे। जिस शख्स को अपने पाबंद बनाया यानी जिसने पुलिस के को जो है वो बॉन्ड दिए हैं, श्योरिटी दिया। सेंड द ओरिजिनल बॉन्ड अलोंग विद द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, ओरिजिनल बॉन्ड जो है वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा, रिपोर्ट भी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी। इसके बाद है जी, कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी द पुलिस ऑफिसर। क्योंकि कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस जो होते हैं ना, कंप्लेनेंट यानी जो दरखास्त देने वाला है, ठीक है, और विटनेस जो कि गवाह है, उनको पुलिस अपने साथ नहीं लेके जा सकती। कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस गोइंग टू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट कैन नॉट बी फोर्स टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस जो है वो उनको अपने साथ फोर्सफुली पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकती कि चलें जी आप भी हमारे साथ चलें। दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेंट, ठीक है, उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, उनको पाबंद नहीं किया जा सकता थाने के अंदर कि उन्हें बंद कर दें। इनकन्वीनियंस और आस्क्ड टू गिव सिक्योरिटी अदर देन, ठीक है जी, और हाँ ये किया जा सकता है कि उन्हें कहा जा सकता है कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड दे दें या श्योरिटी बॉन्ड दे दें कि अगर आप ना आए तो फिर क्या किया जाए। उसके बाद है जी, एक्सेप्शन क्या है, इफ द कंप्लेनेंट और द विटनेस रिफ्यूजेस टू अटेंड और एग्जीक्यूट द बॉन्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 170, द ऑफिसर इन चार्ज फॉरवर्ड देम टू कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। हाँ, अगर ये भी हो सकता है बात कंप्लेनेंट या विटनेस जो है वो पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, हालांकि उनको पता होता है कि इनके सामने ये सब कुछ हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में इनको पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है द मजिस्ट्रेट देन डिटेन द पर्सन अंटिल बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड एंड अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। फिर वो मजिस्ट्रेट जो है उस शख्स को अपने पास उस वक्त तक डिटेन करेगा जब तक जो है वो हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसके बाद सेक्शन 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। एवरी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर दिस चैप्टर मस्ट रिकॉर्ड डेली प्रोसीडिंग इन अ डायरी। उसकी अपनी डायरी होगी, उसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग है वो लिखता रहेगा। मिसाल के तौर पे टाइम इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव, जिस टाइम उसको इन्फॉर्मेशन आई या कॉल आई कोई। उसके बाद है टाइम इन्वेस्टिगेशन बिगेन एंड नीडेड, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू की गई एंड एंडेड, सॉरी, बिगेन एंड एंडेड, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कब हुई और एंड कब हुई। प्लेस विजिटेड, कौन कौन सी जगह उसने जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिट किए, उनके सारी डिटेल लिखेगा। सर्कमस्टांसेस एज सर्टेन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसे खास किस्म के हालात हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। क्रिमिनल कोर्ट में कॉल फॉर दीज पुलिस डायरीज ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल। क्रिमिनल कोर्ट जो है वो फिर इन पुलिस डायरीज को बाज़ ट्रायल के टाइम बुला भी लेती है कि जी हाँ जी दिखाएं जरा उसमें क्या लिखा हुआ है आपने। डायरीज आर नॉट यूज्ड एज एविडेंस, क्योंकि ये लीगल एविडेंस तो नहीं है लेकिन फिर भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर ये हेल्प करती हैं। दी accused and their agent cannot demand or see the diaries just
बिकॉज ऑफ कोर्ट रेफर्स टू देम। ये देखें जो अक्यूज्ड है या उसका जो एजेंट है, एजेंट से बोला उसका वकील है, वो मजबूर नहीं कर सकते कि जो एप्लीकेंट है या सॉरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपनी डायरी लाजमी दे, ठीक है। कोर्ट जो है बात मांग सकती है कि किसी किसी कहीं एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है ऐसी सूरत में, अदरवाइज और एक्यूज्ड जो है या उसका वकील नहीं ले सकते। इफ द डायरी इज यूज्ड टू रिफ्रेश द police officer's memory or to contradict the officer, the evidence act 161 and 145 apply। अगर डायरी उसने याद दहानी के लिए रखी हुई है कि जब भी उसको देखे तो उसको याद आ जाए कि केस में क्या क्या कुछ हुआ था, और टू कॉन्ट्राडिक्ट द ऑफिसर, ठीक है, या फिर ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, द एविडेंस एक्ट सेक्शन 161 एंड 145 जो है वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आप प्रोसीड करेंगे। जी, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बना ली वो क्या करेगा, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, डिले नहीं करेगा, फौरी रिपोर्ट बनाएगा। वंस कंप्लीटेड द ऑफिसर इंचार्ज मस्ट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए फॉरवर्ड रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उसका जो भी क्राइटेरिया उसके तहत, जो भी उसका पैटर्न है उसके तहत वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। इंक्लूडिंग नेम ऑफ पार्टीज होना चाहिए, दोनों पार्टियों के नाम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड विद द केस, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जिनका इस केस के साथ ताल्लुक है। स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी और रिलीज्ड, तो और एक्यूज यानी मुजरम जो है उसका स्टेटस क्या है, सॉरी मुलजम जो है उसका क्या है, जिसपे इल्जाम है अभी, और अभी तक जो है वो उस पे इल्जाम प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, मुलजम और मुजरम में फर्क है, ठीक है। मुलजम वो होता है जिसपे अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ, इल्जाम साबित नहीं हुआ, और जो मुजरम होता है वो होता है जिसपे जुर्म साबित हो गया है, जुर्म साबित शुदा। ये दोनों में फर्क है जी, इसलिए आपने जरा सोच के इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कम्युनिकेट द एक्शन टेकन बाय द पर्सन हु इनिशियली गेव द इंफॉर्मेशन, तो शुरू में जिसने एप्लीकेशन दी है उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, उसे बता देंगे जी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अब तक हमने ये काम किया है। इफ इन्वेस्टिगेशन इन एक्सीड्स 14 डेज, अगर इन्वेस्टिगेशन 14 दिन से ज्यादा आगे चली जाए, द ऑफिसर मस्ट सेंड टू द इंटरिम रिपोर्ट विद इन 3 डेज, तो वो क्या करेगा, इंटरिम रिपोर्ट देगा, अबूरी रिपोर्ट देगा, आरजी रिपोर्ट देगा 3 दिन विद 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर द कोर्ट में स्टार्ट ट्रायल बेस्ड ऑन इट, कोर्ट जो है वो इसी इंटरिम रिपोर्ट की बेस पे ट्रायल शुरू कर देगी, ठीक है। अनलेस रीजन एज रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड नॉट टू, इफ अ सुपीरियर ऑफिसर अंडर सेक्शन 158 इज अपॉइंटेड, अगर एक सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, रिपोर्ट्स में भी सबमिटेड थ्रू देम, तो उसकी जगह पे जो उसकी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। हु कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, अगर अंडर सेक्शन 158 के तहत एक सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है तो रिपोर्ट में भी सबमिटेड थ्रू देम, तो उसके जरिए रिपोर्ट सबमिट होगी। हु कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, फिर वो क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके उसको सबमिट करा देगा जिसपे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर अभी पेंडिंग है। व्हेन द रिपोर्ट शोज द अक्यूज्ड वाज रिलीज ऑन बॉन्ड, जब रिपोर्ट जो है ये बता रही होगी कि उसको बॉन्ड पे छोड़ा गया मुलजम को, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर टू डिस्चार्ज और कंटिन्यूएशन ऑफ द बॉन्ड, तो वो ये भी देखेगा कि या तो इस बॉन्ड को डिसकंटिन्यू करना है यानी डिस्चार्ज करना है, या फिर कंटिन्यू द बॉन्ड। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कैन बी फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड बिफोर ट्रायल यूजुअली एट कॉस्ट अनलेस वेव, ठीक है। रिपोर्ट की कॉपी जो है वो भी दी जा सकती है अक्यूज्ड को, और उससे जो है वो उसकी फीस भी वसूल की जा सकती है, अगर मजिस्ट्रेट वेव कर दे तो कर सकता है। द ऑफिसर मस्ट प्रोड्यूस विटनेस एक्सेप्ट पब्लिक सर्वेंट्स, विटनेस जो है उनको लाजमी प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अगर विटनेस पब्लिक सर्वेंट है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द रिपोर्ट एंड द मजिस्ट्रेट विल बाइंड देम फॉर अपीयरेंस ऑन द ट्रायल डेट, और फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उनको बाइंड करेगा, उनको उनको पाबंद करेगा कि आपने जिस दिन भी जो है वो आपको बुलाया जाएगा, जो ट्रायल की डेट होगी, पेशी की तारीख होगी, उस पे आपने लाजमी आना ही आना। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेक्शन 174, पुलिस टू इंक्वायर द रिपोर्ट ऑन सुसाइड, व्हेन अ पर्सन इज फाउंड टू हैव, किसी शख्स ने जो है वो सुसाइड कमिट कर ली है, या फिर ये लग रहा है कि उसने उसको कत्ल कर दिया गया है एक और पर्सन की तरफ से या किसी जानवर की तरफ से, या मशीनरी में आ गया है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको करंट वगैरह लग गया, और डाइड अंडर सस्पिशन सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग पॉसिबल ऑफेंस, या फिर जो है वो उसकी मौत मशकूक है, उसकी वजह समझ ही नहीं आ रही है, ऐसी सूरत में क्या होगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर मस्ट, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज क्या करेगा, एसएचओ क्या करेगा यहाँ पर, वो ये करेगा कि इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट को जो है ये मामला रेफर कर देगा। उसके बाद गो टू द प्लेस ऑफ द डेथ अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द प्रोविंशियल रूल, तो वो उस जगह पे जाए, वकूआ के ऊपर जाएगा, इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंस ऑफ द 2 और मोर
रिस्पेक्टेबल लोकल इनहेबिटेंट्स, वहां पे जो है वो जो कम से कम दो ऐसे जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उस एरिया के, ठीक है, उनसे जो है वो जाके इन्फॉर्मेशन लेगा, प्रिपेयर रिपोर्ट स्टेटिंग, वहां पे रिपोर्ट लेगा, बनाएगा, स्टेटिंग अपेरेंट कॉज ऑफ द डेथ के, वो उसमें लिखेगा कि अपेरेंटली जो है वो बज़ाहिर क्या रीजन नजर आ रही है, क्यों उसकी डेथ हुई, वाउंड्स, फ्रैक्चर्स, ब्रूजेस और अदर मार्क्स। देखिएगा उस पे वाउंड या वाउंड जख्मों को कहते हैं, फ्रैक्चर जो है वो हड्डियां टूटने को कहते हैं, ब्रूजेस भी जख्म को कहते हैं, या फिर और किसी किस्म का कोई नुकसान कोई निशान है गर्दन के इर्द गिर्द वगैरह, तो ताकि उसे पता लग सके कि ये जो है इसकी नेचुरल डेथ हुई है या इसको किसी ने कत्ल किया है। और क्या करेगा जी, हाउ और बाय व्हाट वेपन इंस्ट्रूमेंट द इंजरीज अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, या ये और ये भी एसर्टेन करेगा कि यहाँ पे ये जो कौन सा वेपन या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए जो है वो इसको इंजरीज हुई है या इसकी डेथ हुई है। द रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड द विटनेसेस हु कनकर, एक तो पुलिस ऑफिसर उस पर साइन करेगा, दूसरा विटनेस साइन करेंगे, फॉरवर्डेड इमीडिएटली टू द मजिस्ट्रेट, और रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इफ देयर इज अ डाउट अबाउट द केस ऑफ डेथ और इट इज एक्सपीडियंट, देखा जाता है अगर एक डाउट हो कि ये जो है वो डेथ है या फिर कोई या कुछ और है, ठीक है, या कोई कत्ल वगैरह है, द बॉडी में बी सेंट टू द सिविल सर्जन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम के लिए फिर क्या की जाती है, सर्जन के पास या फिर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये एक आरएमपी डॉक्टर होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसके पास भेज दी जाती है एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन मतलब पोस्टमार्टम। उसके बाद प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट इज सेफ एंड वोंट कॉम्प्रोमाइज द बॉडी, और ये भी देखेगा कि वो जो जिस ट्रांसपोर्ट में भेज रहा है वो सेफ है और उससे बॉडी खराब तो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो रेडी पे रख के भेज दे, ठीक है, बल्कि वो रीजनेबल उसके लिए कूल चेन मेंटेन रखेगा कि किसी ऐसे चीज में भेजेगा जहां पे वो खराब ना हो डेड बॉडी। उसके बाद है जी, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आर ऑथोराइज टू होल्ड इंक्वेस्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है फिर इस पे वो इंक्वायरी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 174A, ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स। ग्रीवियस इंजरी का मतलब है कि कोई शदीद किस्म की इंजरी हो जाती है बर्न के जरिए, बर्न मतलब जलने से। इफ अ पर्सन ग्रीवियसली इंजर्ड बाय बर्न्स लाइक फायर है, कैरोसिन है, मट्टी के तेल से आग लग गई, एसिड फेंक दिया गया, या फिर जो है उस पर कोई केमिकल वगैरह डाल दिया गया, मेडिकल ऑफिसर और द ड्यूटी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो जो मेडिकल ऑफिसर है या ड्यूटी ऑफिसर है या एसएचओ के पास अगर इंफॉर्मेशन आई है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। The medical officer must record the statement of the injured person immediately to determine the circumstances and cause of the injury. मेडिकल ऑफिसर फौरी तौर पे उसकी स्टेटमेंट लेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी डेथ हो जाए। The magistrate may also record the statement if the injured person is able to make it, और वो कोई उसकी रिटर्न स्टेटमेंट भी बनाने की कोशिश करेगा अगर वो शख्स जो है वो लिखने के काबिल है या लिख सकता है, साइन वगैरह कर सकता है। और उसके अलावा क्या किया जाएगा जी, और ये किया जाएगा कि बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट द मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर द इंजर्ड पर्सन इज नॉट अंडर थ्रेट और ड्यूरेस, और उसकी स्टेटमेंट लेने से पहले ये भी देखा जाएगा कि उसको कोई थ्रेट यानी कि धमकी शमकी तो नहीं दी जा रही, या फिर या उस पर कोई ड्यूरेस मतलब दबाव तो नहीं डाला जा रहा, कोई जबर तो नहीं किया जा रहा उस पर। उसके बाद है दी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इज फॉरवर्डेड टू द सेशन जज, सेशन जज को ये फॉरवर्ड कर दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो कौन होता है, डीपीओ होता है पंजाब में। और इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन फॉर नेसेसरी एक्शन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, ये एसएचओ। उसके बाद क्या होगा जी, इफ द इंजर्ड पर्सन कैन नॉट स्पीक बिफोर द मजिस्ट्रेट द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मेडिकल ऑफिसर इज सेंट टू in sealed cover to the magistrate for the trial court and may be used as dying declaration of the person, dying declaration if the person dies। अगर पर्सन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बोल नहीं सकता तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी रिटर्न फॉर्म में या किसी और फॉर्म के अंदर, तो और उसको जो है वो फिर भेज दी जाएगी मजिस्ट्रेट को। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, उसका जो बयान होगा मरते वक्त वो भी यही कंसीडर होगा। उसके बाद है पावर टू समन पर्सन, पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सेक्शन 174 मे समन टू और मोर पर्संस और एनीवन acquainted with the facts and case of the investigation। तो किसी को भी जो है जिसका इस केस के साथ ताल्लुक है उसको बुला सकता है, ठीक है, एविडेंस के लिए, विटनेस वगैरह लेने के लिए। उसके बाद समन पर्सन मस्ट अटेंड एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस ट्रूथफुली, जो समन किया करके जिस पर्सन को बुलाया गया है ना वो सच बोलेगा और सारे सवालों के जवाब देगा, एक्सेप्ट दोज दैट माइट इंक्रिमिनेट देमसेल्व्स और एक्सपोज देम पेनल्टी और फॉरफीचर, सिवाय उन सवालों के जिनकी वजह से जो है वो उनसे इकबाले जुर्म करवाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ का ऐसा होता है कि किसी शख्स को गवाह के तौर पे बुलाया गया, उसने कहा कि जी मैंने ये देखा, तो वो कहते हैं कि पहला शक उसी पे जाता है कि हो सकता है इसी ने कर दिया। तो अगर उसको पुलिस मारे और उसे कहे कि इकबाले जुर्म करो, अब इकबाले जुर्म, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रिमिनेट, इसका मतलब ये होता है अपने खिलाफ गवाही देना, अपने खिलाफ ही गवाही दे देना
कि ये कहना कि जी हाँ जी बताएं, आप कन्फेशन करेंगे आपने जो है ये किया और आपका हम बयान रिकॉर्ड कर लेंगे, तो किसी शख्स को इस तरह उसके साथ नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर जबर करके, उस पर जुल्म करके उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इफ द इन्वेस्टिगेशन डज नॉट रिवील अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 170, the police cannot require these persons to attend a magistrate's court. If the investigation does not reveal a cognizable offense under section 170, अगर जो इन्वेस्टिगेशन उससे ये पता लगा है कि ये कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि काबिल दस्तंदाजी नहीं है, द पुलिस कैन नॉट रिक्वायर दीज पर्सन टू अटेंड द मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो फिर पुलिस जो है वो उन शख्स को नहीं बुलाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि जुर्म जो है वो मामूली नौयत का है, कुछ छोटा मोटी बात है बस। उसके बाद है जी सेक्शन 176, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ व्हेन द पर्सन डाइज इन पुलिस कस्टडी। अगर पुलिस कस्टडी में एक शख्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा जरा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट मस्ट होल्ड इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ द डेथ। तो वो खुद जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो खुद इंक्वायरी स्टैंड करेगा, खुद इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। पुलिस से इंक्वायरी नहीं कराई जा रही, बल्कि कौन इंक्वायरी कर रहा है? मैजिस्ट्रेट कर रहा है, याद रखिएगा। इन अदर केसेस अंडर सेक्शन 174, बर्न केस वगैरह जो है, ये सेक्शन 174 जो है वो बर्न वगैरह से रिलेटेड है, ये उसका है। अच्छा जी, क्लॉजेज एबीसी, सच मैजिस्ट्रेट में होल्ड एन इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ और एडिशन टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, वो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको काफी कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद है द मैजिस्ट्रेट हैज ऑल द पावर्स ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। कहता है मजिस्ट्रेट के पास सारी पावर्स मौजूद हैं कि वो किसी भी मामले के अंदर खुद इंक्वायरी ऑफिसर बन सकता है, खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मेथड सूटेड टू द केस। एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग द इंक्वायरी और उनको रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मेथड, जो तरीकाकार है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, सूटेड टू द केस, ठीक है जी, सूटेबल है जो कि उस केस के लिए। इफ नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट मे डिसएंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन। डिसएंटर का मतलब ये है कि अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर उसकी कब्र कुशाई की जाएगी, कब्र कुशाई। बॉडी ऑफ ए पर्सन ऑलरेडी बरीड टू एग्जामिन और डिटरमिन द कॉज ऑफ द डेथ। और फिर ये एसर्टन किया जाएगा और फिर ये जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उस शख्स की कॉज ऑफ डेथ क्या है, रीजन क्या है, क्यों ये शख्स जो है ये कत्ल हुआ, क्यों ये शख्स जो है ये मर गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए, और ये आमतौर पे होता भी है कि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जब जो है वो किसी शख्स को दफना दिया गया हो लेकिन अभी रीजन जो है वो समझ में ना आ रही हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, उसकी कब्र कुशाई की जाती है, उसकी डेड बॉडी निकाली जाती है, उसको दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा उसको दफनाया जाता है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज 176 तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। टुमारो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस सीआरपीसी का जो सारे का सारा पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें चैप्टर नंबर जो है वो 22 के जो समरी ट्रायल है और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है 22A है, उन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।